बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल 11 जमातों का इल्हाक, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी मौत आप मरने लग गया है। और कल जो आसिफ जरदारी साहब ने कारी ज़रब पीडीएम पर लगाई है, उसके बाद से दो दूसरी बड़ी जमातें जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पीपल्स पार्टी के अलावा रहेगी, पीएमएलएन और जेयूआई, अब बड़ी डिजेक्टेड और दिल बर्दाश्ता नजर आती हैं। इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पर्पस को फिर भी कामयाब बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब से वही डिमांड कर दी जो कल आसिफ जरदारी साहब ने की। वो कहते हैं कि मियाँ साहब, आप वापस आ ही जाएं ताकि हम एक ही बारी सारी चीज़ें जो हैं वो आर या पार कर ले। मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा से आर या पार के ही जो है वो तकाजा करते रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कोई ऐसे फैसले लें जिससे आखिर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक कामयाब मूवमेंट के तौर पर सामने आ सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल की और आज की डेवलपमेंट्स के बाद असल मसला शायद पीडीएम से नहीं, असल चैलेंजर भी पीडीएम नहीं, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए एक चैलेंज बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी ऑपोजिशन से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो अपनी कारकर्दगी को बढ़ाएं, वो मईशत को संभाला दें, वो गरीब की रोज़गार के मौके तलाश करें और बनाएं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को काम करने से या तो रोक देते हैं या उन तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सफ़र कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को चैलेंज समझते हुए सोल्यूशन निकाल सकेगी या नहीं, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगे क्या मुस्तकबिल हो सकता है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और नौ मुंतखब सेनेटर हैं। सेनेटर ऑन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग इलेक्टेड। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग विद यू। प्लेजर इज ऑल माइन। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एनबीसी आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। नॉट जस्ट दैट, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर गौस नियाजी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सारे सवालात आपसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एनबीसी से जो है वो आगाज़ करूँगी। एनबीसी, दमखम ख़त्म हो गया पीडीएम में। पीडीएम अब कोई जो है वो धचका नहीं दे सकती हुकूमत को, ये एक आम तासुर चला गया कल और आज की सूरत हाल के बाद। और स्पेशली जो मौलाना साहब को भी अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और वो भी नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि अब वापस आ जाएं, और यही तरीका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तख्त को उलटने का। अब ऐसी सूरत हाल में आप इस बात से अग्री करते हैं कि दमखम निकल चुका है? नहीं, कैसे आप कह सकते हैं पीडीएम में दमखम नहीं है? अभी दम भी और खम भी है। वो दम तो साइड में हो गया, खम ही रह गया। फैसलाबाद में होना है। अच्छा, कि क्या होगा? ये फैसला फैसलाबाद में नहीं होगा, बाद में होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पीडीएम ने जो है मुझे नहीं पता कि गन पॉइंट पर इस्तीफे क्यों मांगे जा रहे थे पीपल्स पार्टी से, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं था स्ट्रगल का, जद्दोजहद का। ये फॉर्मेट नहीं था। फॉर्मेट था कि जलसे जुलूस होंगे, और वो आधे हुए, पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से के पूरे किए। पेशावर का जलसा नाकाम हुआ, लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। उसके बाद कहा था रायामा हम बाहर करेंगे, नहीं की गई, और उसके लिए कोई बाहर नहीं निकला। फिर कहा गया था हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम धरना देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफे देंगे। ये जो हम छापते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, खबरों में देखते रहें और उनकी तकरीरें सुनते रहें, उसका फॉर्मेट था। 2 दिन पहले अचानक क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह दिया कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेकार होगा। क्या ऐसा क्या हुआ? क्या इस्तीफों की डिमांड तो मौलाना साहब पहले दिन, जो आपको याद है शुरू के अंदर 2018 के टाइम पे एपीसी हुई थी, वो तो तभी कह रहे थे इस्तीफे दे दें। मौलाना साहब तो पहले उससे कह रहे थे इस्तीफे दें, तब भी पीपल्स पार्टी ने इनकार किया
और कायल किया नवाज शरीफ साहब को। आपको याद हो, चले आप माजी की बात की आपने, 2018 के इंतखाबात में भी बाइकआउट करने जा रहे थे, 2013 के इंतखाबात में बाइकआउट करने जा रहे थे नवाज शरीफ वाले बीबी की शहादत के बाद। तब भी ज़रदारी साहब ने कायल किया था कि नहीं, इंतखाब में हिस्सा लो, पार्लियामेंट खाली नहीं छोड़ो। और पार्लियामेंट खाली ना छोड़ो एक वो फिलॉसफी है जो पीपल्स पार्टी की बहुत पहले से आ रही है। और क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट खाली छोड़ते हैं तो फिर तो और अब्बास साहब को पूरा मौका मिल जाएगा ना 18वीं तरमीम अमेंड करने का और सारे चीज़ें ले लेने का। अरे जहाँ तक ताल्लुक आपका पीटीआई के मौजूदा मसाइल का है तो बढ़ रहे हैं मसाइल ये मेरे नज़दीक। हो सकता ज़ाहिर है मेरी अपनी राय है, ज़ाती राय है, क्योंकि देखिए हम पहले कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारी तमाम फसलें बहुत अच्छी हो रही थी, हमारा गद्दूम बहुत अच्छा था, हमारी चीनी बहुत अच्छी थी, गन्ना बहुत अच्छा था, हमारी कपास बहुत अच्छी हो रही थी। अब हम तीनों चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक कैश क्रॉप वाला मुल्क जब चीज़ों को इम्पोर्ट करने लगे तो वो गरीब हो जाता है। अब ये 8 महीने जो गुजरे हैं, इसमें आज की जो रिपोर्ट है मेरे पास, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये 50.29% इजाफा हुआ है हमारी इंपोर्ट बिल में, और 5 अरब 344 $5.344 बिलियन की हमने ईटेबल खाने के लिए की अशिया इंपोर्ट की है। अब के बाद बात आई है गर्दिशी कर्जों की कि हम गर्दिशी कर्जे बहुत हो गए हैं हमारे, तो हम बिजली के बिल में इजाफा करके उनको रिकवर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा होगा। सही। अच्छा, एनबीसी यानी द चैलेंजेस लाई विद इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चैलेंज लेकिन आपकी नजर में अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, सेनेटर गौस साहब के पास चलते हैं। सेनेटर साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कल और आज 2 बड़े बड़े धचके लगे और इसका जो पूरे धचके का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अब सारी जमातें ये डिमांड कर रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं और वापस आकर उनको इस्तीफे थमाए जाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो फ्यूचर है वो बड़ा ड्विंडल होता हुआ नजर आ रहा है। सेनेटर साहब, कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी कदो कामत को एक बार फिर मुस्तहकम कर पाएगी, या अब आप समझते हैं कि अब नहीं हो सकता? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रमजान के अंदर धरना नहीं दिया जा सकता, धरना शुड नॉट बी एन ऑप्शन, फिर पीछे रह क्या गया? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगी क्या? 26 मार्च को लॉन्ग मार्च कैसा होगा? देखिए, इस पे अभी नेगोशिएशन चल रही है। उसमें असल में जो फजल रहमान साहब का ये आइडिया है कि जब तक हम रिजाइन नहीं देंगे तो इसका धरने का फायदा नहीं होगा। उन्होंने भी तो डिमांड कर दी है सेनेटर साहब, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन उन्होंने भी डिमांड कर दी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ ही जाएं। अगर पीपल्स पार्टी की डिमांड है तो आप वापस आएं और इस्तीफे ले लें सबसे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। उनके ट्रीटमेंट का मसला है, अगर उनके फिजिशियन ने, उनके डॉक्टर ने इजाजत तो जरूर आएंगे। इंटरेस्टिंग। और आज हुकूमत ने भी कहा है कि जी हम उनको ऐसा पासपोर्ट, शॉर्ट टर्म पासपोर्ट इशू करेंगे जिससे वो वापस आ सके। तो वो जिस दिन वो ठीक हो गए, उनकी सेहत ने इजाजत दी तो जरूर आएंगे। ये किसी को, जो शख्स अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान वापस आ सकता है तो क्या वो ऐसे, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान ही उसकी सारी जान है, उसके 10 साल वज़ीर आज़म रहे, वो पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकता है? जो ही ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा वो इंशाल्लाह वापस आएगा और दुनिया हैरान कर। और मैं अभी एक पेशीन गोई बताऊं कि शायद आप जल्दी फैसला करने, हफ्ते 10 दिन के बाद ही जो है वो कोई ना कोई उनकी तरफ से शायद डेट आ जाए कि इस तारीख को वापस आ रहे हैं। तो ये कहना कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे, ये लोगों की गलतफहमी है। इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। अच्छा सेनेटर साहब, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर दे दी है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुझे ये बात बता दें कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जो शतरंज की चाल जरदारी साहब ने चली है कि आप वापस आएंगे तो आपके हाथ में इस्तीफे थमाएंगे, तो वो इस पे कायम रहेंगे या नहीं? या फिर ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं तो शायद जरदारी साहब अपने अल्फाज से फिर जाएं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सेनेटर साहब, आ रही है आवाज। हमने बारी मुशावरत जारी है। मैंने बताया कि हो सकता है मियां साहब हफ्ता से 10 दिन के अंदर अनाउंस हो जाए कि ईद के बाद जब भी आ रहे हैं, तो इस पर मुशावरत जारी है।
देखो, इस हुकूमत से लोगों को निजात दिलाना जो है वो हमारा फर्ज बनता है। इस तरह लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरह लोग परेशान हैं। क्या आप समझते हैं कि जरदारी साहब अपने इन अल्फाज पर कायम रहेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो सारे इस्तीफे उनके हाथ में दे देंगे? देखो जी, हम ये पीडीएम सिर्फ जरदारी साहब पे तो डिपेंड नहीं करी ना। पीडीएम तो एक नजरिया है कि इस हुकूमत को खता हटाया जाए, क्योंकि ये आवाम के मसाइल हल नहीं कर रही। तो पीपल्स पार्टी अगर लहदा भी हो जाती है तो उसके बाद तो बाकी पार्टियां तो उसमें बाकी पार्टियां तो है ना उसमें, बाकी वो पार्टीज तो है ना उसमें, तो वो जाकर आगे स्टेप ले सकती हैं, वो लॉन्ग मार्च कर सकती हैं, वो सारे स्टेप ले सकती हैं। और मेरे ख्याल है अगर जरदारी अलर्ट होते हैं तो मियां साहब जरूर वापस आएंगे और धरने को लेकर आगे, इस लॉन्ग मार्च को लेकर आगे चलेंगे। राइट सेनेटर साहब, अच्छा ऑन यकीनन बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातों का इम्तजाज है, एक थ्रेट हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक इंप्रेशन है कि अब ये एज सच थ्रेट नहीं है। आप एज अ पर्सन सिटिंग इन द गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक थ्रेटनिंग एंटिटी के तौर पर या एक चैलेंजर के तौर पर परसीव करते हैं? नंबर 2, और वो चैलेंजेस जो आप लोगों के अपने गर्दन पे, अपनी कमर पे खुद लादे हुए चैलेंजेस हैं, उनका क्या करेंगे आप? 5 साल बाद जाकर अवाम को भी जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। पहले मैं जरा चौथाई साहब की बात कर दे दूं कि ये जो इश्यूज है ना पीडीएम के साथ, दम और हम दोनों निकल चुका है, वैसे बचा अब उनमें कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी। अगर आप देखा जाए कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेक्स किसके आए थे? सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, नून लीग के पास सिर्फ पंजाब का एक चंक था और टोटल 80 के करीब MNAs हैं जो इनके पास मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का विड्रॉ कर जाना पीडीएम में से पीछे बचता उसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं हमने पीडीएम से विड्रॉ तो नहीं किया, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कल का जरदारी साहब की स्टेटमेंट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। अब उसने प्रूव करके बताया इनको कि मेरी सियासत और इनकी सियासत में फर्क है। आप जरदारी साहब की सियासत को मान रहे हैं? बात से भी पॉलिटिकल एंगलिंग जो उसने कल की है, जरदारी साहब ने हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। किस तरीके से अंदर घुस के अपने ही पीडीएम को उन्होंने मार गिराया है, ये शायद काम हम भी नहीं कर सकते थे जो उन्होंने कर दिया है। एंड वी जस्ट प्रेज हिम फॉर दैट वन कि एक ऐसी तहरीक जिसका अपना एजेंडा कोई नहीं था, जिसकी अपनी मूवमेंट के अपने जो वो इंग्रेडिएंट्स थे वो मुकम्मल नहीं थे, उसको इकट्ठा करके और एंड पे जाके सिर्फ एक चीज के ऊपर कि गिलानी को सेनेट का चेयरमैन क्योंकि नहीं बनने दिया, इन तमाम जमातों ने जिसका इनसे कमिटमेंट थी उस पे डिसऑनर होने पे उन्होंने तमाम का बदला सबसे चुकता कर दिया। दिस इज हाउ ही प्लेड एंड वी प्रेज हिम फॉर दैट वन। अब पीडीएम में दम रहे या खम, पीडीएम का लॉन्ग मार्च अब खत्म हो चुका है। इसके बाद रोजे और रमजान आएंगे, उसके बाद बजट का सेशन आना है, फिर इनको पॉलिटिकल स्ट्रगल याद आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी दिस इज ऑल ओवर। अब ये जुलाई अगस्त तक जाना शुरू कर देंगे, फिर मौसम इनके मुतवाजी नहीं रहेगा, फिर गर्मियां आ जाएंगी, इनको गर्मी नजर आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जून जुलाई में लोग नहीं निकलते, फिर सर्दी का मौसम। दिस इज अ लॉन्ग एंड नॉन एंडिंग स्टोरी। लेकिन आप लोगों का आखिरी साल तो नहीं है ना सेनेटर साहब? आखिरी दिस इज द मिडिल ईयर, तीसरा साल आप लोगों का चल रहा है। इस तीसरे साल का मतलब ये 2 साल और बाकी रहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नई तवानाई के साथ वापस आ सकती है। 2018 से इनके यही नारे सुनते हैं और 3 साल हम गुजार गए, इंशाल्लाह 2 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब तो रिकवरी के साल है, मैं इसी पे दूसरी तरफ, अब तो रिकवरी के साल आने शुरू हो गए। आपकी ये चुगताई साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, $2 अरब की आपकी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है 9 महीने से। दिस इज अ 9th स्ट्रेट मंथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में $2 अरब की फॉरेन रेमिटेंस नहीं आई। 18.2 अरब आपके पास फॉरेन है। दुनिया में कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, पूरे सऊदी अरब से दुबई से पाकिस्तान जो है वापस आने शुरू हो क्योंकि वहां पे नौकरियां नहीं है। और आप सऊदीया से दुनिया में रिकॉर्ड आपने वहां से फॉरेन रेमिटेंस आ रही, क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी थे उनको एतमाद आना शुरू हो गया कि उन्होंने पैसे अब पाकिस्तान में रखने हैं। आपका फॉरेन रेमिटेंस एक बढ़ गया, आपकी इंडस्ट्री चल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसकी टाइल फिक्सिंग इंडस्ट्री में काम करता है, वो कहता है कि होंडी बंद होने की वजह से, ये आपकी गवर्नमेंट का है, होंडी बंद होने की वजह से हम लोग यहां से पेमेंट नहीं कर सकते, बाहर से टाइल्स आने बंद हो गई हैं। अब यहां की जो लोकल टाइल इंडस्ट्री है वो 6 महीने बाद हमें ऑर्डर देती है अगर आज पेमेंट की जाए। इतनी एक डिमांड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई है। आप फैसलाबाद में जाके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देखें जो आपकी टेक्सटाइल के साथ हाल है, ट्रस्ट मी, मुल्तान से लोग जाके फैसलाबाद में वहां दिहाड़ी करने शुरू हो गए। आई वंडर कि चुगताई साहब ने फिगर कहां से ली है, बट एज पर माय प्रोजेक्शन शोज अब मैं महंगाई की तरफ ही आपके साथ, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमने जिसको कंट्रोल नहीं किया। आज एक हफ्ता पहले मैं बैठा था, किसी ने मुझे कहा मुर्गी 550 की होगी। मैं कहा शादियों का सीजन है, एक साइक्लिकल डिमांड आती है, आज जैसे ही वो डिमांड कम हुई 350 रुपए मुर्गी आ गई। नहीं, लेकिन 500 तक नहीं गई, वो 700 तक गई। 550, मैं मुर्गी लेने गया था 550 थी, अब कराची के अंदर 700 मिल रही है, आज 350 रुपए पे है। सो थिंग्स गो अप, सो यू कांट रियली कंपेयर द साइक्लिकल चीजें। आप जो डॉलर की सतह
ऊंची जाने की वजह से रुपए के ऊपर और उसकी कदर के अंदर जो डॉलर की कमी आई है, you really wanted to bring it to the free market, so you right? really wanted us to go for the popular decisions कि पॉपुलर हम इकोनॉमिक डिसीजंस करने शुरू कर दें और जो प्रैग्मेटिक डिसीजंस है वो ना करें। चलिए आप करें डिफिकल्ट डिसीजंस, हमें उससे कोई मसला नहीं, लेकिन आवाम को इस चीज से मसला है आटा, चीनी, घी। आपको ये पता है कि क्या आटे ये यूटिलिटी स्टोर्स में मिल रही है? आटे के अंदर व्हीट जो है एक्सपोर्ट की हुई, देन वी हैव ट्रबल के जेकेटी को आप लोगों ने साइड पे तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही। केस मैं हर पॉलिटिकल शो पे जाता हूं, मुझसे आटे का सवाल पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आपको पता है कि पाकिस्तान की टोटल व्हीट की जो आउटपुट है कितनी है? 27 मिलियन टन, 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन हमारी व्हीट की प्रोडक्शन है। पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन है वो 23.5 मिलियन टन, 3.5 मिलियन का शॉर्टेज आ गया, क्योंकि यहाँ से साइफन ऑफ भी होता है, थोड़ा अफगानिस्तान में भी चला जाए। 3.5 मिलियन को हमें पूरा करने के लिए 4 मिलियन टन रशिया से इंपोर्ट करना, जो कि पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि हमें 2100 रुपए पर मंथ पे पड़ी, और उसका इंपैक्ट आ जा रहा है। आज से 15 दिन बाद, अब सिंध की फसल आ चुकी है, 15 दिन बाद पंजाब की फसल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस वापस नीचे चली जाएंगी, और इस दौरान हम अपने आप जो स्टॉक्स हैं वो भी बिल्ट अप कर लेंगे, जो पिछले 7 साल से हम बिल्ट नहीं कर पाए। गवर्नमेंट हैव ऑल द प्लान्स लाइड डाउन। व्हाई डिड यू अंडरस्टैंड कि जो ये वेदर के इश्यूज हैं, जो शॉर्टेजेस होती हैं, वो मार्केट पे अपना इंपैक्ट थोड़ा थोड़ा क्रिएट जरूर करते हैं। चलें इसके बारे में बात करते हैं। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करते हैं। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अलावा पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सेनेटर गौस न्याजी साहब की तरफ जाएंगे, पहले सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर गौस न्याजी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी को, महंगाई को, अवामी मसाइल को अगर आप होली एंड सोली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकर बढ़ती आगे, तो आपको लगता है कि आज आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जिस तरीके से तोड़फोड़ हम देख रहे हैं, ये तोड़फोड़ देखने में आती बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग PMLN कि असल में PMLN ने इस्टेब्लिशमेंट से फजूल की लड़ाई और ले ली, और नॉट जस्ट दैट बल्कि जो गोल था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस हुकूमत को गिराना, उससे डिविएट होके इदारों के साथ तसादुम तक बढ़ पड़े। क्या इस बात में सदाकत है सेनेटर साहब? नहीं, इस तरह नहीं है। हम कोई इदारों से तसादम नहीं चाहते, ना पहले हम तसादम की तरफ गए। हाँ, हक बात हम जरूर करते हैं, जो हकीकत होती है वो हम आपको बता देते हैं। तो अभी उसमें क्या कहना कि जी अभी लॉन्ग बार जब भी आपने जिक्र किया कि शायद जरदारी साहब वो अलहदा हो जाएं या ना करें, उन्होंने एक वक्त मांगा है, हफ्ता 10 दिन में वो डिसाइड बताएंगे कि जी हम इस्तीफे देते नहीं देते, वरना हमारी पार्टी तो तैयार है। और फजल रहमान साहब को मियां साहब ने पहले कह दिया कि मैं तैयार हूँ, आप अगर रिजाइन लेके चलना चाहते हैं तो हम पहले रिजाइन देने को तैयार हैं। तो इसमें अगर जरदारी साहब, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर अलहदा होते भी हैं तो उसमें कोई PDM तो मैंने बताया ना कि नजरिया है कि जी हुकूमत से निजात लोगों को, आवाम को दिलानी है। खदशा है सेन साहब, आपने ये बात 2 दफा बात कही है, यही क्या ये बड़ा सीरियस खदशा है, बड़ा सीरियस खौफ है कि जरदारी साहब सेपरेट हो जाएंगे, अपनी राहें जुदा कर लेंगे? मेरे ख्याल में तो इतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी सियासी मौत होगी। पहले भी जो आप देखे सर्वे देखे, मुख्तलिफ सर्वेज हैं, उसमें जरदारी साहब के कंडक्ट को जो है लोग शक की निगाह से देखते हैं, जो मैं एक वसीद वर्कर आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन हमने कहा कि हमने कभी जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की किसी भी लीडर पे कभी शक का इजहार किया ना करेंगे। हमारा ये एक है नजरिया है कि ये जो जरदारी साहब हैं कम अज कम जमहूरियत के लिए वो मुखलिस हैं और करेंगे, लेकिन हर की अपनी सोच होती है। वो कहते हैं कि इस्तीफे देने से हुकूमत को और फ्री हैंड मिल जाएगा। हमारा ये ख्याल है कि जब तक इस्तीफे नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च के रिजल्ट नहीं निकलेंगे, तो इस पे थोड़ा एक दूसरे को कायल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह कुछ लेट हो, जरूर हो गया है, लेकिन जब भी अब होगा, चाहे शादीद के बाद हो जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल होगा, उसके रिजल्ट होंगे इंशाल्लाह। राइट। सेनेटर गौस न्याजी साहब, मैं नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ बढ़ूंगी। नासिर साहब, आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि अब जो है वो बिकॉज IMF के साथ हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, अब हम लोगों को बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर भी इजाफा करना पड़ेगा। ये खान साहब कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो और टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा हो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट पर बैरल जो कीमत होती है, तो कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है। लेकिन मामला अभी भी हमें वही नजर आ रहा है, करप्शन हो रही है या फिर कुछ और मामला? देखिए, करप्शन तो पाकिस्तान में मतलब
पाकिस्तान की पूरी दुनिया में करप्शन बहुत आम है। आप अमरीकी इंतखाबात देख लें, कितना पैसा खर्च होता है। टॉकिंग अबाउट खान साहब हियर, एनबीसी। जनूबी एशिया आ जाएं आप, कितना कितने 1000 करोड़ रुपए का करप्शन हो गया इंडिया में। पाकिस्तान में आ जाए 100 करोड़ अरब का करप्शन होता है पाकिस्तान में। तो हम सब अपने अपने फॉरेन एक्सचेंज की बलबूते पे करप्शन करते हैं। हमारी सूरत हाल ये बाज़ औक़ात गलत फैसले हमें मजबूर कर देते हैं और मायूस कर देते हैं, उसकी ऐसे हम उसे करप्शन कहते हैं। या तो वो गलत फैसले थे, नाअहली की बुनियाद पर थे, या वो फैसले डाटा की बुनियाद पर गलत थे, या डाटा गलत था। गलती कहीं ना कहीं थी। मतलब अगर आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब उससे FIA पूछती है कि आपने सब्सिडी क्यों दी चीनी पर, तो उसने कहा मैंने तो नहीं दी। तो उन्होंने कहा कैबिनेट के मिनट्स पर तो ये लिखा हुआ है। ये पूछ गया चाहे FIA की, कैबिनेट की मीटिंग में तो ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। मालूम ये हुआ ECC के फैसले से पहले चीफ मिनिस्टर ने सब्सिडी दे दी थी। गंदुम आपके पास नहीं था, आपको गलत डाटा दिया गया कि बहुत गंदुम है, एक्सपोर्ट कर दे। आपने बोरी एक्सपोर्ट कर दी, मालूम गंदुम खत्म हो गया, वो महंगा हो गया, दुगना हो गया, तिगना हो गया। फिर आपने वही चीनी वही गंदुम वापस मंगवाया। उसी का असर अब तक चल रहा है, उसी की सूरत हाल अब तक चल रही है। और बड़ी ख़राब सूरत हाल है। 148% इजाफा हुआ है एक साल में कीमतों में। और रमज़ान आने वाले हैं, भी पैकेज वैकेज आपको भी पता है, नहीं कहा मुझे ही पता है, बास आपको भी पता होगा। ये पैकेज बहुत आते रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में बहुत दावे, नहीं कीमत नहीं बढ़ेगी और कीमतें दुगनी हो जाती हैं। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुर्गी बेचारी कटती हमेशा है, उसी पे शामत आती है। वलीमा हो, शादी हो, किसी का अकीक़ा हो, कोई किसी की मौत हो गई हो, तो शामत मुर्गी की आती है। तो मुर्गी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। फिर सर्दियाँ होती हैं, फिर गर्मी होती है, जिसको बता रहे थे फीडिंग के बारे में, उनकी शामत अलग आती है। सर्दियों में मरती है, गर्मियों में मरती हैं। अब तो अंडा आई रहेगी, हलाल होती रहेंगी, शामत आई रहेगी। एनबीसी आप इशारा कहीं और कर रहे हैं मुर्गी की बात करते हुए। मेरा ख्याल ये है कि ये बढ़ता रहेगा सब कुछ। एनबीसी क्यों डरा रहे हैं आप, क्यों डरा रहे हैं हमें? सेनेटर रॉन इतनी रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग वेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करेगी, हमें उस पर बिलीव करने दें। लेकिन सेनेटर रॉन, मसला ये है कि बिलीव उस पर तब किया जाए जब आपके अपने लोग भी उस पर यकीन कर रहे हों। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात कही गई थी, लेकिन आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस, 7 से 8 पार्लियामेंटेरियंस ये शिकवा मेरे साथ कर चुके हैं, मेरे सामने कर चुके हैं, कुछ ऐसी बातों के हवाले से कि हम जब जाते हैं अपने हलकों के अंदर तो हमें लोग गिरबानों से पकड़ते हैं कि आटा आपने महंगा कर दिया, महंगाई आप ले आए, बेरोजगार हम हो गए, सिचुएशन ख़राब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो आपने कहा था कि मदीना की रियासत बनेगी, वो कब बनेगी, सवालात पूछते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि हफीज शेख साहब जो हैं वो हारे हैं, वो लोग तो खुश हो रहे हैं इस बात। लोगों का हफीज शेख के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है। इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, हमारी पार्टी में भी एक इख्तलाफ होगा, लोगों को पसंद आते नहीं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर एतराज़ कोई नहीं कर सकता। ही इज़ अ वंडरफुल इकोनॉमिस्ट, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स वेरी वेल। जिस तरीके से आपको पता है हमारे जैसे फॉरेन रिजर्व्स हिस्ट्री में $20 बिलियन को कभी भी न टच किया। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, उनकी ज़ात से इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिटिकल लोगों की एंगलिंग होगी, लेकिन ही इज़ अ वंडरफुल फाइनेंस मिनिस्टर, देयर इज नो डाउट। क्या हमारे पास पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का ज़माना या PTI का ज़माना, हमारे पास एक ही फाइनेंस मिनिस्टर है? आप लोगों ने अपनी टीम क्यों नहीं बनाई? अब मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं कोई भूखा ना सोएगा प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, सो आई एम गुड एट कि मैं सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के आऊँ, मैं BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया, लंदन से पढ़ा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता हूँ। जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उसी जगह पर परफॉर्म कर सकता है। ये जो कीमतें बढ़ने के इशूज़ हैं ये हर जगह आएंगे। आपको पता है जो लंदन ब्रेंट क्रूड है, जो प्राइसेस हैं, इस साल 1 जनवरी उसकी प्राइस $47 पे थी, पूरा साल $47 पे स्टार्ट हुआ है। एज ऑन टुडे मैंने उसको गूगल करके देखा है, $67 पे जा चुका है। $67, $20 पर ब्रेंट पर उसका जो है ना ब्रेंट ऑयल ना उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। उसका इम्पैक्ट अगर हम पर लीटर पे जाएं तो 10-20 रुपए बनता है। हम ये नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए और यहाँ पे सब्सिडाइज करके कौम के ऊपर लोन बढ़ाना शुरू करें, वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता ही रहेगा, क्योंकि ऑयल या तेल जो है वो डायरेक्टली हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो फ्लावर मिल है, शुगर मिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आपको भी ऑपोजिशन वाले कहते थे हर चीज से रिलेटेड, लेकिन कभी हमने ये नहीं किया कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी ना हो